नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का दूसरा वीडियो होगा ये। सुबह में मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो डाल दिया था, जिसमें आर्टिकल और न्यूज़ दोनों ही रहते हैं। कल तो संडे है, कल न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो तो नहीं आएगा, लेकिन पीटी फैक्ट सीरीज़ आपको शुरू कर दूंगा मैं जल्द ही, तो वो आपको जल्द मिल जाएगा, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और आज का जो ये वीडियो होगा, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग इसी चीज़ पर बात करेंगे कि एनसीईआरटी जो होता है, जो आप पढ़ते हैं, उसको क्यों पढ़ना चाहिए और कौन कौन से एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए, न्यू या ओल्ड कौन सा पढ़ना चाहिए। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पे रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, जिन तक कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, या है भी तो कोचिंग वाले क्या पढ़ाते उनको भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं आपको लिए इस तरह के गाइडेंस वीडियो लाता हूँ। लोग देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है इस वीडियो की। अगर ज़रूरत नहीं होता इस तरह के वीडियो की तो लोग नहीं देखते, सीधी सी बात समझिएगा। इसीलिए इस तरह के वीडियो लाए जाते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। पेपर से ही पता चलता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और सवाल की प्रकृति क्या होती है। कल भी मैंने बताया था, रात को जब भी ऑफिशियल आंसर किया है तो उसके बाद, कि कम से कम डेली एक बार आपको 69 बीपीएससी पीटी का पेपर देखना है जो आप देकर आए हैं। इससे ये होगा कि आपको रोज़ पता चलेगा कि किन सी सवालों पर आप अटके थे, किन सवालों को आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, किन सवालों को आपने गलत कर दिया जबकि वो आ रहा था आपको। आसान सवालों को आपने गलत किया है, इसीलिए आप कट ऑफ के करीब में नहीं पहुंच पाए हैं। कठिन सवाल तो सभी ने गलत किए होंगे, मोस्टली बच्चों के कठिन सवाल गलत होते हैं। आपने आसान सवालों को भी गलत कर दिया, आते हुए सवालों को भी गलत कर दिया। इसलिए बार बार पेपर देखते रहना होता है। अपने ही पेपर को, किया हुआ पेपर जो है उसी को बार बार देखना होता है, जिससे क्या हो, अपनी गलतियां याद आता रहे। तो आपको मैं पेपर दिखाऊंगा, पीटी और मेंस दोनों का, मेंस कौन सा और 6वीं का, और फिर पीटी का पेपर दिखाऊंगा और आपको ये समझाऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी होता है और क्यों पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ। अब मैं क्यों का जवाब दूंगा आपको, जिससे आप सेटिस्फाई होकर पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे सवाल मैं आपको दिखाऊंगा जो करंट से भी संबंधित होंगे, ज्योग्राफी से भी संबंधित होंगे, और वो एनसीईआरटी से सीधा पूछा गया है। अगर आप ये सोने के प्लेसर के जमाव वाले सवाल देखा होगा आपने, 91 नंबर जो सवाल है, तो ये आपको ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम मिल जाएगा। इसी प्रकार से लाइन में लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में आपको कट पेस्ट मिल जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। दिखाता हूँ कि कौन कौन से सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ये धारावार चट्टान, विंध्यन चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान और तृतीयक चट्टानें, ये तो सभी बुक में रहती हैं। किसी भी आप टेक्स्ट बुक को उठाएंगे तो उसमें रहता है। लेकिन अगर बेसिक एनसीईआरटी किसी ने पढ़ा होगा तो ये इसी प्रकार से लिखा रहता है, अलग अलग चट्टानों के बारे में, और भारत का मैप बनाकर एनसीईआरटी में समझाया हुआ है कि किस जगह पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। पहले तो सवाल इस तरह का मैप बेस्ड भी पूछे जाते थे कि मैप पर अंकित करके पूछ लिया जाता था कि किस चट्टान की बात हो रही है। ये बिहार स्पेशल का टफेस्ट सवाल था, या पेपर का ज्योग्राफी का कठिन सवाल था, लेकिन बहुत ही रद्दी सवाल था। अगर आप एक को मैच कर ले जाते तो सबको मैच कर ले जाते, लेकिन वहाँ पर आप कंसंट्रेशन नहीं बना पाए, घबरा गए, डर गए। टफ सवालों को देखकर, सवाल को देखकर ही डर गए होंगे बहुत सारे बच्चे, तो मिलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। नहीं तो एक कीवर्ड को पकड़ते, विंध्यन को और बलुआ पत्थर को, तो मिल जाता। खैर चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। तो ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया है सीधा सीधा। उसके बाद से कौन सा सवाल है, उसके बाद से देखिए, मन्नार की खाड़ी का जो सवाल है, एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो उसमें डिटेल में बताया हुआ है। मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, इन सभी के बारे में बताया है। और ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी यूनेस्को साइट हैं, कहीं न कहीं यूनेस्को के साइट में है। ये सभी यूनेस्को के साइट में पिछले वर्ष शामिल किया गया था 2 को, तो इसलिए उससे जोड़कर आपसे एक सवाल पूछ लिया गया। भारत के यूनेस्को जो साइट हैं उसके बारे में 2 सवाल थे पेपर में। एक तो था ये, और एक पूछा गया था कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है, जिसका इंडिया गेट आंसर था। तो इंडिया गेट जो यूनेस्को में शामिल नहीं, तो 2 सवाल आपको उस करंट से रिलेट करके पूछे गए हैं। ओके, और ये तो कट पेस्ट था, ये तो पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया है। अगला ये सवाल देखेंगे, ये भी आपको एनसीईआरटी बेसिक 6ठी के एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। आज ही मैं आपको चैप्टर दिखाने वाला हूँ, इसी वीडियो में आपको चैप्टर दिखाऊंगा कि कहाँ से ये सवाल पूछा गया। और एक ही चैप्टर से 2 सवाल पूछा गया। अक्षांश देशांतर से ये भी सवाल पूछा गया है, और कितने देशांतर हो सकते हैं, कितने अक्षांश हो सकते हैं, 179 जिसका आंसर है, वो भी सवाल एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया है। ओके,
ये चट्टान, ये सवाल देखिए, ये सवाल का आंसर था अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, यहाँ पर ये सही था। ये सवाल भी आपका एनसीईआरटी से पूछा गया, खनिज वाला चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है। ओके, अगला अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अभी मैंने इसका जिक्र किया था, ये आंसर आ गया। उसके बाद से ये जो कर्क रेखा वाला है, ये भी छठी के एनसीईआरटी का है। आपको मैंने बताया ना कि कर्क रेखा, देशांतर रेखा, देशांत अक्षांतर जो है, अक्षांश और देशांतर, ये छठी के एनसीईआरटी का चैप्टर है। और छठी के बाद आठवीं में आता है थोड़ा सा एडवांस में, और वहाँ से इसको पूछा गया है आपसे सवाल। और इन सवालों में भी बहुत सारे लोगों ने गलती किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया है यहाँ पर एक होशियारी कि कर्क और मकर रेखा को इन्होंने भारत के जो प्राकृतिक हमारी संरचना है उससे मैच करके पूछ लिया गया है। यानी कि कर्क रेखा तो गुजरती है, ठीक है, आपने रट लिया कि मित्र पर गमछा राज झार, भारत के बहुत सारे राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन अब आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से पठारी भागों से गुजरती है, ये बताइए मुझे। तो इस बार तो देशांतर का पूछा है, कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा एक दूसरे को काटती है वो पूछा है। अगली बार हो सकता है देशांतर रेखा के बारे में पूछ ले कि सिर्फ देशांतर कहाँ से गुजरती है। इसलिए आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। अगला कौन सा है, ये सब सवाल तो आपको मिल जाएगा, ये सब बिहार स्पेशल के सवाल हैं। इसके आंसर पर कुछ लोग डाउट जता रहे हैं। ओके, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सवाल क्यों पूछा गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपने सुना होगा कि जून और जुलाई के महीने में भारी तबाही मची हुई थी उत्तराखंड और हिमाचल के राज्यों में। पर डे खबर आ रही थी कि मृत्यु हो रही है लोगों की भूस्खलन के कारण, जिसके कारण से चर्चा में था। तो दोनों के मैप में से किसी के भी मैप से एक सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सिक्किम है, सिक्किम का मैप आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले पीटी में वहाँ से सवाल आ जाए। सिक्किम में आज तक का सबसे खतरनाक बाढ़ आया और बिना मौसम, बेबरसात मौसम के कारण बाढ़ आ गया। और नेपाल के भूकंप जो आया है कुछ दिन पहले ही, नेपाल के कारण दिल्ली में भूकंप आया था, उस भूकंप से उस बाढ़ को जोड़ के देखा जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम का बाढ़ जो है वो सिक्किम में बहुत दिनों बाद आया है, और किस जगह पर आया है, कौन से लेक में आया है, किस इलाके में आया है, सिक्किम के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, ये आपको पता होना चाहिए। क्या इससे सवाल पूछा जा सकता है? निसंदेह पूछा जा सकता है। अब आपको थोड़ा सा होशियार रहकर उसको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए उत्तराखंड से संबंधित सवाल पूछा गया था। क्या अगली बार उत्तराखंड का मैप देख कर जाना है? कतई नहीं, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कीजिए, ये सब सवाल आपके अच्छे से तैयार हो ही जाएंगे। एल नीनो कहाँ पर प्रवाहित होती है, ये बेहद आसान सवाल था और ये बराबर चर्चा में रहता है। एल नीनो, ला नीना तो पिछले 1 साल से चर्चा में था कि इस बार अल नीनो आ सकता है, यानी कि भारत में अकाल की दृष्टिकोण से बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर डिस्कशन में चल रहा था और मैंने पढ़ाया भी था एल नीनो वगैरह के बारे में। ओके, अगला देखते हैं क्या है। कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र आपको कहाँ पर मिलेगा, तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र, और ये करंट अफेयर में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसकी तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते हैं। ये जो 103 नंबर सवाल है, ये सामाजिक अध्ययन से लिया गया है, सोशल इशू जो होता है उससे उठाया गया है। एनसीईआरटी के पॉलिटी में भी मिलेगा आपको, और समाज का जो है उसमें भी मिल जाएगा। समाज शास्त्र जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उसमें भी आपको मिलेगा, जिसमें महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में पूरा डिटेल में चैप्टर है एनसीईआरटी में कि ट्राइब कौन होते हैं, कौन लोग ट्राइब कहलाते हैं, क्या उनके विशिष्ट लक्षण होते हैं, और यहीं से आपसे सवाल पूछ लिया गया है। तो ये बारीक है, ये लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेगा, ये पॉलिटी का सवाल है। ये पॉलिटी का सवाल है कि ट्राइब के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये सोशल इशू में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं और दलितों की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर झूठन जैसे किताबों का भी जिक्र किया गया है, ओम प्रकाश का जो किताब है। तो इसी प्रकार से एक चैप्टर ही है पूरा कि जनजाति, जिसमें ट्राइब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की गई एनसीईआरटी में, कहानी के फॉर्मेट में। तो वहाँ से ये सवाल आपसे पूछे गए थे। ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। किसी टेक्स्ट बुक का मतलब किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं, किसी भी में नहीं मिलेगा। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, कितना भी महंगा से महंगा, नहीं मिलेगा। केवल और केवल एनसीईआरटी के सामाजिक अध्ययन में आपको ये देखने को मिल सकता है। ओके, जैसे ये सवाल है, ये तो बेसिक सवाल है, इसके आंसर भी कुछ लोग डाउट जता रहे हैं। किसी के भी आंसर में डाउट हो तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का कुछ नहीं लगेगा, कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी। चैलेंज कीजिएगा जिसमें भी डाउट हो, अगर साक्ष्य हो आपके पास तो। ओके, ये तो बेहद आसान सवाल था, बेहद आसान था ये तो। उसके बाद से और भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी पॉलिटी के जो सवाल हैं, ये सब तो आसान से सवाल थे। ये भी आसान सवाल था, ये सब तो आप पॉलिटी का करके ही आए होंगे। देखिए ये सवाल 109 नंबर जो है, ये क्या है, आज़ाद भारत की राजनीति। ये 11th का और 12th का एक पॉलिटिकल साइंस की बुक है, आज़ाद भारत की राजनीति। उसमें ये आपको मिल जाएगा डिटेल। बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी,
ये चीज़ आपको पता। अब मुझे बताइएगा कि पहली बार जब भारत में लोकसभा बनी तो लोकसभा में विपक्ष के जो नेता थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो एक ही पार्टी थी उस समय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी भारत में विपक्ष की पार्टी। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में कांग्रेस के अलावा जो थोड़े बहुत भी सीट जीते गए थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जीते गए थे। भले ही उनकी संख्या कम थी, लेकिन पहले संसद में वही लोग मौजूद थे। हालांकि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को भी नकारा था कि हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें अब वर्ग संघर्ष की बात की थी उन्होंने, बुजुर्गों की बात की थी उन्होंने। लेकिन मुख्य रूप से उस समय विपक्ष की पार्टी कौन सी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ पर बनी है? तो केरल में बनी है, कम्युनिस्टों की सरकार थी वो। जिसके बाद फिर नेहरू जी पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन वहाँ पर अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से लागू किया। नेहरू जी के ऊपर एक इल्ज़ाम है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी कहाँ पर? तो केरल में। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का चीज़ें मैं बता रहा हूँ, किस्से कहानी आपको बता रहा हूँ। ये 11th-12th की एनसीईआरटी में आपको डिटेल में किस्से कहानी के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो आज़ाद भारत की राजनीति से हर साल 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी ये सवाल पूछा गया था और बेहतरीन सवाल था और ये अच्छा सवाल था, आसान भी था। अगर आप एक को मैच कर लेते कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना मानवेंद्रनाथ रॉय जी ने ताशकंद में 1925 में किया था, अगर आप एक मैच कर ले जाते तो आप आंसर कर ले जाते। कई सारे बच्चों ने ये गलती किया होगा कि एक को मैच कर दिया होगा 1925 से, इसलिए उनका गलत हो गया होगा, वरना तो ये सवाल आसान था, इसको आप कर ले सकते थे। तो ये सब कहाँ से पूछा गया भाई? तो ये सब एनसीईआरटी से सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मुझे आपको दिखाना था ये। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आरबीआई के बारे में पूछा गया है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, यही पूछा गया है यहाँ पर। और ये आपका जो 12th का एनसीईआरटी है और जो 11th की एनसीईआरटी है इकोनॉमी का, उसको अगर डिटेल से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो आपके एनसीईआरटी से सीधा सीधा पूछा गया था। एक सवाल और मैं आपको दिखाऊंगा। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी का निर्माण, 8 या 9 का ज्योग्राफी है, 8 या 9 का, उसमें डिटेल में मानव पूंजी का निर्माण बताया गया है कि जो मानव होता है वो भी एक पूंजी होता है, कैपिटल होता है। कैसे कैपिटल होता है मानव? तो मानव ही है जो प्राकृतिक संसाधनों को हमारे लिए उपयोगी बनाता है, वरना तो वो किसी काम के नहीं हो सकते हैं। मिट्टी काम की है, लेकिन मिट्टी का बर्तन जो होता है वो बनाने का काम कौन करता है? तो मानव ही करता है। यानी कि मानव भी एक पूंजी है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, पूंजी है, कैपिटल है और प्राकृतिक रिसोर्स भी है। ये भी मैं ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, डिटेल में ये समझाया हुआ है वहाँ पर, और वहीं से आपके सवाल पूछ लिया गया है। इसके आंसर में कई लोग डाउट कर रहे हैं कि 3 और 4 दोनों होना चाहिए, इन्होंने केवल 4 दिया है। मुझे भी डाउट था कि इसमें कौशल स्तरों में वृद्धि से भी तो ह्यूमन कैपिटल संबंधित है, इन दोनों में विवाद हो सकता है क्योंकि इसमें 3 और 4 में कोई अंतर है नहीं खास। चौथा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको एक ही जैसा लगेगा। क्या है कि देश के लोग ज्ञान कौशल स्तरों में क्षमताओं में वृद्धि करने को, तो यहाँ पर भी तो कौशल स्तर की ही बात की गई है। ओके, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो पीटी के तो काफ़ी सारे सवाल, अभी तो मैंने थोड़े बहुत ही दिखाए हैं आपको, 150 सवाल तो मैंने दिखाए भी नहीं है। और मैक्सिमम कहाँ से पूछे गए? जो कठिन स्तर के सवाल थे ये सभी के सभी आपके एनसीईआरटी से आए हैं। तो इसलिए ये मायने रखता है आपका। मेंस का एक पेपर में कुछ सवाल दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कहाँ पर चलेंगे, बुक मैं बता दूंगा आपको। ये GS1 का पेपर है, हिस्ट्री का भी मैं केवल दिखाऊंगा। पॉलिटी और का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में तो करंट अफेयर से सवाल आते हैं, इसमें 3 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। प्राचीन काल में गुहाओं का विकास 11th की एनसीईआरटी से पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, और यही प्रश्न भी दिया हुआ है 11th की एनसीईआरटी के चैप्टर के पीछे कि प्राचीन भारत में गुहाओं के विकास पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक, ये 12th की एनसीईआरटी से पूछा गया है, ओल्ड एनसीईआरटी विपिन चंद्रा का, न्यू एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और अगला कौन सा है? अगला है आपका भारत में मंदिरों का विकास प्राचीन काल में। एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल, 2 लॉन्ग फॉर्मेट का, ये भी 38 नंबर का, ये भी 38 नंबर का। ये कहाँ से पूछे गए हैं? सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगर आपने प्राचीन भारत का 11th का एनसीईआरटी विराम शरण शर्मा का पढ़ा होता तो उसमें भी मंदिरों का विकास डिटेल में दिया हुआ है। गुहाओं का विकास आपको 11th की ललित कला जो है, ललित कला बोल रहा हूँ, जो आर्ट के एंड कल्चर इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके है, उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल में। और वहाँ से कॉपी पेस्ट है सवाल। मैंने एग्ज़ाम के बाद ही अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये पेज भेज दिया था उस सवाल का, जहाँ से पूछा गया था कि देखो भाई लोग, मैं जब एनसीईआरटी पढ़ने को बोलता था तो आप पढ़ते नहीं थे, यहाँ से सवाल पूछा गया है।
अब आपको ये चीज़ तो तय हो गया कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि बेसिक ही यही है, शुरुआत ही यही है। अब न्यू पढ़ें, ओल्ड पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ें, उन चीज़ों पर ले चलता हूँ। पाठ्य सूची सहित दिखा के मैं आपको बोलूँगा कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन में अगर आप जाएंगे तो ऑनलाइन PDF सर्च करके आपको सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल वगैरह सब पर भी सब जगह आपको PDF मिल जाता है। तो ध्यानपूर्वक बस PDF आपको मिल गया है। अगर आप गांव घर में रहते हैं तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं, ऑर्डर करके अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, सब जगहों पर मिलता है ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इतना तो कर ही सकते हैं कि ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, या पैसे नहीं हैं तो PDF से आप पढ़ सकते हैं मोबाइल में, या वो भी नहीं है तो आप प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और कोई क्या कर सकता है। ओके, चलिए देखते हैं बुक अब कौन कौन। देखिए क्लास 6ठी की बुक है। 6th में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोगों के समय में ये बुक नहीं था। हम लोग तो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो हमारे बिहार बोर्ड में ये बिहार बोर्ड का उस समय किताब चलता था, वो भी बहुत अच्छे होते थे। क्या है? पृथ्वी हमारा सामाजिक, हमारा आवास, ये पहली बुक है। अब देखिएगा इसके चैप्टर के नाम जब मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट था कि नहीं, और वहाँ से सवाल पूछे गए हैं कि नहीं। क्या है भाई? तो ये है सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल है पृथ्वी। अगला कौन सा है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, यहाँ से सवाल पूछा गया है। पृथ्वी की गतियाँ, यहाँ से एक सवाल पूछा गया है 179-78 वाला। उसके बाद से क्या है? मानचित्र के बारे में आपको समझाया गया है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप, हमारा देश भारत, भारत के जलवायु वगैरह, जलवायु, वनस्पति, वन्य प्राणी क्या होते हैं, इसके बारे में समझाया गया है। बस ये 8 चैप्टर है इसमें, और ये बुक समाप्त हो जाता है आपका। बहुत पतली सी बुक है। अगर आप ढंग से लेकर बैठेंगे तो 1 से 1.5 घंटे में, मैं सही कह रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे में ये बुक ख़त्म हो जाता है। ठीक ना? अगला कौन सा है? अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 8 के लिए भूगोल की पुस्तक। मैं अभी ज्योग्राफी का दिखा रहा हूँ, फिर अलग अलग सब्जेक्ट पर चलेंगे। 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, जीवन और संसाधन। भूमि, मृदा, इन सभी के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। खनिज और शक्ति संसाधन, यहीं से वो पूछा गया था, कोडरमा वाला सवाल यहीं से पूछा गया था आपसे। ओके, कृषि चैप्टर से पिछले साल सवाल पूछा गया था। उद्योग धंधे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मानव संसाधन, अभी मैंने बताया था ना, मानव संसाधन और ह्यूमन कैपिटल के बारे में कि क्या होता है, और यही चैप्टर से सवाल पूछा गया। क्लास 8 की NCERT, अगर आप इसको खोल के पढ़ेंगे, 66 से 75 पेज नंबर पर है, देख सकते हैं इस बुक को। आप खोल के पढ़िए, फिर मुझे बताइएगा कि है कि नहीं उसमें जो मैंने बताया है आपको। मैंने पढ़ा है ये सब बुक, इसलिए मुझे पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। क्लियर हो गया ये चीज़? आगे बढ़ें। अगला कौन सा है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11th का है, और 9th का भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11th का पढ़ लिया तो 9th का आपका लगभग में हो जाता है। वैसे 9th का भी पढ़ सकते हैं अगर बेसिक से आप शुरू कर रहे हैं तो। भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए सवाल पिछले साल UPSC में पूछा गया था एक, तो वहाँ से ये भी यहीं से पूछा जाता है। खनिज और शैल, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, और यहीं पर है आपका कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक, जहाँ से आपका सवाल पूछा गया है, वो यही चैप्टर है वो। जलवायु, अगला कौन सा है? जल और महासागर, महासागर तल का विस्तार होता है, नए नए परत बनते हैं। वो जो सवाल था आपका कठिनतम सवाल, जिस पे कई सारे बच्चे डाउट भी कर रहे हैं, वो यहीं से पूछा गया था, इसी चैप्टर से। पृथ्वी पर जीवन है अगला चैप्टर, और ये समाप्त हो जाता है। तो ज्योग्राफी की ये 11th तक की बुक है। 12th का भी ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ज्योग्राफी के NCERT हैं जो आपको बेसिक हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं छोड़ भी सकते हैं। 6ठी का NCERT कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। 7वीं का NCERT कंप्लीट करने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। 8वीं में भी उतना ही समय लगेगा। हाँ, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है। सप्ताह से भी कम समय में आप पूरा ज्योग्राफी निपटा सकते हैं अगर ध्यानपूर्वक लेके बैठेंगे तो। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब कौन सा है? अब है अपना, देखते हैं अगला, इकोनॉमी का है। इकोनॉमी कक्षा 9 से पढ़ना शुरू कीजिए, उससे नीचे तो है ही नहीं, और है भी तो अपने काम का नहीं है। कक्षा 9 से अर्थशास्त्र को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पालमपुर गांव की कहानी के रूप में बताया गया है कि गांव की इकोनॉमी कैसी होती है, इकोनॉमी आपके आस पड़ोस में क्या होता है, उसको समझाने की कोशिश की गई है इसमें। संसाधन के रूप में लोग, यही है वो चैप्टर मैंने बताया ना, ज्योग्राफी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। देखिए यहाँ से सवाल पूछा गया है। निर्धनता एक चुनौती, कैसे क्या गरीबी काम करती, गरीबी का सामाजिक सांस्कृतिक, गरीबी का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पहलू क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इसमें। बेसिक इकोनॉमी होता है ये। टर्मिनोलॉजी अगर आपका इकोनॉमिक्स में क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो गया होगा।
भारत में खाद्य सुरक्षा, ये भी एक चैप्टर इसमें जोड़ा गया है। ओके, अगला कौन सा आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10 के लिए है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, विकास क्या होता है और क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट, विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि, ग्रोथ क्या होती है, ये यहाँ पर समझाया गया है। दोनों में बहुत अंतर होता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में उतना ही अंतर है जितना आकाश और पाताल के बीच में अंतर है। दोनों में बहुत अंतर होता है और उस अंतर से भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं कि निम्न से कौन कौन से मानक ऐसे हैं जो डेवलपमेंट की ओर इंगित करते हैं, कौन कौन से मानक ऐसे हैं जो ग्रोथ की ओर इंगित करते हैं, वृद्धि की ओर, वृद्धि की ओर। इकोनॉमिक्स का मैंने पढ़ाया हुआ है, एक प्लेलिस्ट होगा इकोनॉमिक्स के नाम से, उसमें 8 से 9 वीडियो होंगे, उसको देख लेंगे तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा, कभी कोई गलती, कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। इस बार के भी टफेस्ट सवाल जो यूपीएससी लेवल के पूछे गए तो मैंने करवाया है, उसमें जाकर देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर जो होता है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। अगला है मुद्रा एवं साख, जो मनी होता है और जो साख होता है उसके बारे में समझाया गया, बेसिक चैप्टर है ये। ग्लोबलाइजेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन से जो सवाल आते हैं मेंस में तो बच्चे घबरा जाते हैं कहाँ से पूछा गया है, ये बेसिक एनसीईआरटी है। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकार जो है यहाँ से भी सवाल पूछा गया। और जो वैश्वीकरण है इसी में आपका ओरिजिन की बात की गई है, किसी भी चीज़ का ओरिजिन क्या है, जो आपसे उत्पत्ति का सिद्धांत पूछा गया था, किसी भी सामान की उत्पत्ति का सिद्धांत, वो इनडायरेक्टली इसी चैप्टर से, चैप्टर 4 से रिलेट करके इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। आगे बढ़ें, अगला दिखाऊं मैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये क्लास 11th के लिए है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और क्लास 12th का जो है देखिए इसमें डिटेल में क्या क्या दिया हुआ है। इसमें स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना, और जो इकोनॉमी में हमारा सुधार हुआ 1991 के बाद, उदारीकरण, निजीकरण, उसको बताया गया है। निर्धनता को आपको डिटेल में बताया गया, बहुत सारी समितियों के नाम मिल जाएंगे। भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ह्यूमन कैपिटल, फिर से वही चर्चा आया जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में। ग्रामीण विकास, रोजगार समृद्धि, ये सारे के सारे चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 11th का एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया ध्यानपूर्वक, इकोनॉमिक्स का पर्यावरण और धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक तैयार कर देता है केवल और केवल 11th के एनसीईआरटी को अगर आपने जी जान से पढ़ लिया, खूब अच्छे से पढ़ लिया, तो समझ में आई चीज़ आपको कि कहाँ से सवाल पूछता है कहाँ से नहीं। अगला चलें, अगला देखिए 12th का, 12th में समष्टि अर्थशास्त्र जो है और एक का है आपका कौन सा, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वही आपको केवल पढ़ना है, माइक्रो नहीं पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स केवल और केवल पढ़ना है हम लोग को। कौन सा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको ध्यान में रखिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और ये इसमें देखिए बजट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, विनिमय बाजार सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। 11th का ही विस्तार कौन सा है, तो 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र है, इसको पढ़ सकते हैं आप इकोनॉमी के लिए। ओके, उसके बाद साइंस के लिए तो सीधा सीधा सा मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि 6 to 11th पढ़िए, उसके बाद से 12th का कम से कम कुछ हिस्सा तो ज़रूर पढ़ लीजिए। 11th 12th का साइंस थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल में नहीं जाना है और थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा नहीं जाना, हमें एग्जाम्पल और बेसिक बस आइडिया ले लेना है। आपने इस साल का अगर साइंस का सवाल देखा होगा तो बेसिक और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे गए थे, अप्लाइड साइंस भी जिनको बोल देते कई सारे लोग, लेकिन वो मैक्सिमम एग्जाम्पल वगैरह आपको एनसीईआरटी में ही मिलते हैं। पढ़िए एक बार ध्यानपूर्वक, मैं दूर से केवल आपको यही बोल सकता हूँ, यही दिखा सकता हूँ, और तो अभी अपने पास नहीं है कुछ भी। अगला देखिए क्या है, ये 6ठी का एनसीईआरटी है, भोजन कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंत्र से तंतु से वस्त्र, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कई बार, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे आपका सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटी की जो बुक कक्षा 6 से शुरू होती है वहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन सा है इसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर, बेसिक से लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र कैसे काम करता है, समानता क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये सब कुछ समझाया गया है। जैसे सामाजिक विज्ञान 2 है, कौन सा, सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जो 2 है, इसके अगर पाठ सूची को मैं आपको समझाऊं, ये कक्षा 7 की बुक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ इस बुक के बारे में। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतीय लोकतंत्र में समानता यानी कि इक्वालिटी क्या होता है, दूसरा है चैप्टर राज्य सरकार कैसे काम करती है, तीसरा है लिंग बोध जेंडर यानी कि जेंडर के बारे में आपको बताया गया है कि लोकतंत्र में जेंडर की अलग अलग से क्या भूमिका होती है। अगला है संचार माध्यम और विज्ञापन, उसके बाद से दिया हुआ है बाजार को भी समझाया गया है, और फिर उसके बाद सबसे अंतिम चैप्टर है लोकतंत्र में समानता, और ये आपका कक्षा 7 का एनसीईआरटी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से कक्षा 8 है, इसमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, अगर चैप्टर के नाम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको अचंभा होगा। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की समझ पहला चैप्टर है,
भारतीय संविधान के बारे में इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि आप दंग हो जाएंगे बेसिक चीज़ें पढ़कर कि कहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं। इसका चैप्टर 2 है संसद और कानूनों का निर्माण। संसद और कानून का निर्माण देश में कैसे होता है वो डिटेल में समझाया गया है। तीसरा है न्यायपालिका, यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं उसको समझाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिक में होते हैं, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट एक ही है देश में। उसके बाद से आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका कौन कौन सी है उसको समझाया गया और यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर आपको ये पढ़ना है स्वतंत्र भारत में राजनीति। 11th और 12th की जो बुक होती है उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। 11th 12th की जो भी बुक आती है उसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये समाजशास्त्र की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये 12th की समाजशास्त्र की बुक है, ये भी 12th की समाजशास्त्र की बुक है। ये ओल्ड NCERT है। हिस्ट्री का देखिए बाकी सबके न्यू पढ़ने हैं, बाकी सबके न्यू पढ़ने हैं, लेकिन 11th और 12th का 11th और 12th का हिस्ट्री जो है, 11th में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है, 12th में मॉडर्न हिस्ट्री है। ये आपको ओल्ड पढ़ना पड़ेगा 11th 12th का। बाकी सारे बुक आपको न्यू पढ़ने हैं, बाकी सभी NCERT न्यू पढ़ना है। केवल और केवल 11th 12th की जो ओल्ड NCERT की हिस्ट्री की बुक है वो ज़रूर पढ़ना है। बाकी आप हिस्ट्री के भी नए पढ़ सकते हैं अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, छठी से। हालांकि उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, आप 11th 12th का डिटेल में पढ़िए तो उसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। तो ये मुझे आपको बताना था। ये है आपका 11th का मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, बिपिन चंद्रा की आती है। ये मध्यकालीन भारत की बुक है, सतीश चंद्रा की आती है। और ये प्राचीन भारत की रामशरण शर्मा की बुक आती है। बस इतना मुझे बताना था आपको। समझ गए होंगे, डिटेल में मैंने समझाया है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए NCERT में, कौन सा नहीं। आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा, एक बार पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ NCERT मैं भी आपको पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप सभी का कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।